नमस्कार, वेलकम बैक। अ, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आईएसओ 9001 2015 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते में जो कंपोनेंट्स हैं, जो क्लॉसेस हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करी थी। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये सब क्लॉसेस हमने जो है डिस्कस करी थी, अगर आपको याद हो तो ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। एंड शायद हो सकता है कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी हमने डिस्कस कर ही लिया था, इफ़ आई एम राइट। तो ये सब क्लॉज जो हैं हमने डिस्कस किया था कंटेंट्स के आधार पर। इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, हम अभी आगे बढ़ते हैं। जब इससे पहले कि हम आईएसओ के जो मेन कोर क्लॉज हैं, यानी कि क्लॉज नंबर 4, क्लॉज नंबर 5, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये क्लॉज नंबर 9 तक है, 9-10 तक है। तो हम जो है कुछ और इंट्रोडक्शन जो है आईएसओ 9001 2015 की जो है, जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, उसी पे जो है चर्चा कर लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सर्वप्रथम जो है आईएसओ 9000 2015 में, उस स्टैंडर्ड ने बहुत क्लियर अक्षरों में, शब्दों में जो है इसकी बेनिफिट्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ 9001 2015 को अपनाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, किस किस्म के बेनिफिट्स मिलेंगे, उस पे जो है ये चर्चा कर रहे हैं। जो 4 मेन बेनिफिट्स जो हैं जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाते हैं, आईएसओ 9001 को अपनाते हैं, उससे मिलता है। वो क्या क्या है? सबसे पहले, द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान हो, पहले हमने डिस्कस किया था क्वालिटी को हम 2 तरीके से जो है तय कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर ही रहे हैं कि क्वालिटी को जो है डिफाइन करने वाला जो शख्सियत है, जो शख्सियत है, या जो क्या कहते हैं, जो फैक्टर है, वो कस्टमर होता है। यानी कि कस्टमर की नीड और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना ही जो है क्वालिटी माना जाता है। इंडस्ट्री पे जब जाएंगे तो आपको यही नजरिए से जो है देखना होता है। तो सबसे पहले वो। दूसरा जो है, गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज। जब हम फूड की बात करते हैं तो फूड में जो है फसाई है, पीएफए है, या और जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, उनकी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना, उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो है अपने प्रोडक्ट को बनाना या सर्विसेज को ऑफर करना, ये क्वालिटी कहा जाता है ना। सो अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईएसओ 9001 को अपनाते हैं, तो उससे कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, बिना किसी गैप के लगातार कस्टमर की ज़रूरतों को, ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर की ज़रूरतों को उनके प्रोडक्ट के माध्यम से या उनके सर्विसेज के माध्यम से लगातार सेटिस्फाई कर सकता है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने आईएसओ 9001 को अपनाया है, तो ये समझ के चलिए कि उस क्यूएमएस के तौर तरीकों से उस ऑर्गेनाइजेशन की कस्टमर जो है सेटिस्फाई होगा ही होगा, और लगातार होगा, बिना किसी ब्रेक के। उसके अलावा जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे फसाई ने कोई स्टैंडर्ड बनाया हुआ हो या पीएफए ने कुछ स्टैंडर्ड बना, उन स्टैंडर्ड्स को भी जो है आप फुलफिल कर लेते हो क्यूएमएस को इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है, फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करना ठीक है, वो क्वालिटी है, बट कंपनी की नजरिया जो है सिर्फ कस्टमर को सेटिस्फाई करना ही नहीं होना चाहिए।
अगर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन आज की डेट में मतलब पूरा है, तो नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए, आपकी ऑब्जेक्टिव ये होनी चाहिए कि उनके एक्सपेक्टेशन से भी आगे बढ़ के बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस डिलीवर कर सकें। वो जो है ISO 9001 के माध्यम से मुमकिन है, क्योंकि आप जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। जब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, भी कस्टमर की एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से भी आगे जो है आप उनको डिलीवर करते हो, ये मुमकिन है। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा जो है, एड्रेसिंग रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज एसोसिएटेड विद इट्स कंटेक्स्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन की जो कामकाज है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव है, उनकी जो मेन ऑपरेशन है, उसमें होने वाली रिस्क यानी कि भाई पहले से सोच लेना कि ये काम करने से जो है हमें ये रिस्क होने की चांस है ना। उस रिस्क को जो है पहले से समझ के एड्रेस कर लेते हैं। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अपनाते हैं तो रिस्क को पहले से ही समझ लेते हैं। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज, यानी कि कहीं ना कहीं अपने क्वालिटी को बेहतर करने की या अपनी सर्विसेज को बेहतर करने की जो चांसेस अगर दिखाई देती है, तो आप बेहतर इंप्रूव कर सकते हो। और क्योंकि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में रिस्क और अपॉर्चुनिटी को पहले से ही पहचानने की जो है प्रावधान दी गई है, तो आप उसको पहले ही पहचान लेते हो। आप पहचान लोगे तो उस पर काम भी कर सकते हो, तो आपकी कंपनी की जो है और तरक्की होने की चांसेस होती है। ये तीसरी एडवांटेज, यानी कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों को पहचान के उस पर काम करना, ये मुमकिन है अगर ISO 9001 को इम्प्लीमेंट करते हैं। चौथा, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कंफॉर्मिटी टू स्पेसिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर आप ISO 9001 को अपनाते हैं, इसका मतलब कि आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पूरे प्रिंसिपल्स को जो है अपना सकते हैं और उसको अपनाते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो है कामकाज चालू रख सकते हैं। इसका मतलब ये है। ऑलराइट, ये क्लियरली दिखाई देता है। ये 4 एडवांटेजेस हैं अगर हम ISO 9001 को अपनाते हैं तो। ठीक है ना। नाउ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैन बी यूज फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। देखिए, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टी। एक्सटर्नल पार्टी कौन है? एक तरफ जो है आपके सप्लायर और वेंडर हैं, वो एक्सटर्नल पार्टी हैं, और दूसरी तरफ एक्सटर्नल पार्टी होते हैं तो आपका कस्टमर होता है। ये दोनों ही जो है एक्सटर्नल पार्टीज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए बिल्कुल हैं, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन की हिस्सा नहीं है। और इंटरनल कस्टमर्स या इंटरनल पार्टीज का मतलब ये है, देखिए मैं एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मान लीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट है, बट ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। तो हम दो डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हम इंटरनल पार्टीज हो जाते हैं विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल पार्टीज की रिक्वायरमेंट को भी जो है पूरा करने की प्रावधान रखती है। इट इज नॉट द इंटेंट ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू इम्प्लाई द नीड फॉर, ये मतलब मुद्दा ऑब्जेक्टिव जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का महज ये नहीं है कि यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो। अलग डिफरेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भीतर जो है यूनिफॉर्मिटी लाना ही जो है महज इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू द क्लॉज स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सिर्फ डॉक्यूमेंट की जो है पूर्ति करना ही जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो है मुद्दा नहीं है। डॉक्यूमेंट करना है, बट डॉक्यूमेंट ही पूरा करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को जो है बेनिफिट होनी चाहिए, फायदा होनी चाहिए और प्रोग्रेस दिखना चाहिए। ओके, और महज इस स्टैंडर्ड में दिए हुए जो टर्मिनोलॉजीज हैं
उनका यूज करना ही जो है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मुद्दा नहीं है। तो इस वाले पॉइंट में जो 4 चीजें आपको याद रखने वाली हैं इस कंपनी की, मतलब ISO 9001 की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को होने वाली फायदा, ये 4 फायदे हैं जिसके बारे में हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए। देन ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस किया है प्लान डू चेक एक्ट वाला साइकिल, PDCA साइकिल कहते हैं या डेमिंग साइकिल कहते हैं। ये साइकिल को जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है अपनाती है, प्रोसेस अप्रोच को अपनाती है। ये PDCA साइकिल के माध्यम से क्या कहते हैं कंपनी की जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है ले जाने की बात करती, राइट। तो ये ISO 9001 में शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है PDCA साइकिल, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ में यहाँ जो दिया गया है अगर आप इसको समझेंगे, देखिए ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी व्यक्ति जो है कुछ कामकाज को शुरू करने से पहले ये नहीं है कि अकस्मात जो है शुरू कर दिया और चालू कर दिया, आपकी एक प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग के दौरान आप करते क्या हो, फायदे नुकसान देखते हो और उसके अलावा ये भी देखते हो कि रिस्क कहाँ पे है। भाई अगर मैंने मान लीजिए आज ठान लिया कि मुझे एक बिजनेस चालू करनी है, तो आप ये ज़रूर देखोगे ना कि वो बिजनेस अगर मैं चालू करता हूँ यानी कि पैसा लगाता हूँ तो उससे होने वाले रिस्क क्या क्या हैं। रिस्क क्या हो सकता है, पैसा खो जाने का रिस्क होता है, मतलब पैसा मैंने 10 लाख रुपए किसी काम पे लगा दिया तो 10 लाख रुपए लौट के वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो रिस्क अगर नहीं आएंगे तो कौन कौन सी ऐसी फैक्टर्स है जिसकी वजह से मेरा पैसा जो है बर्बाद हो सकता है। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने की जो है क्षमता ISO 9001 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देती है। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं पैसा लगाता हूं तो कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज है जिससे मुझे 10 लाख को जो है 20 लाख या 15 लाख से 20 लाख बनाने की जो है पॉसिबिलिटीज है वो भी मुझे दिखाई देने लगती है। क्योंकि एक प्रॉपर स्टडी कराने को जो है ISO 9001 ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर करती है, प्लानिंग करने की जो है प्रावधान रखती है। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ implementing ISO 9001 2015। ये तो आपने ऑलरेडी पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। ISO 9001 2015 इन्हीं 7 प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करती है। ये हमने फर्स्ट यूनिट के टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में देखा है, डिस्कस किया है, इंडिविजुअली डिस्कस किया है। कस्टमर फोकस है ना, ये क्वालिटी किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल का सर्वप्रथम जो प्रिंसिपल होता है वो कस्टमर फोकस होता है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसके आधार पर अपने बिजनेस अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करना, उसकी वर्किंग को बिठाना, ये क्वालिटी मैनेजमेंट का सर्वप्रथम प्रिंसिपल है। अगर ये आपने सही तरीके से कर लिया, इसके पीछे अपने आप सब कुछ चीज़ें बैठती जाती हैं और जाहिर सी बात है कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूरा होगा ही होगा। ओके। दूसरा लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि टॉप मैनेजमेंट की परव्यू, अंडरस्टैंडिंग, क्वालिटी की तरफ कमिटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसकी तरफ भी जो है तवज्जो होनी चाहिए। एंगेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हर एक उस व्यक्ति को, चाहे वो इंटरनल पार्टी का बंदा हो एक्सटर्नल पार्टी का बंदा हो, कैसे जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एंगेज करता है, शामिल करता है ना। ये क्वालिटी मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोसेस अप्रोच, इसके बारे में और इसी लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। प्रोसेस अप्रोच, प्रोसेस अप्रोच मतलब सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप एक काम काज है। मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, भाई आपकी जो है
फूड से जोड़ के बता रहा हूँ आपको, जो है मान लीजिए सिंपल सा बता दूं, मैगी ही बनाना है, मैगी नूडल्स जो है बनाना है। तो मैगी नूडल बनाने की वो जो कामकाज है उसको एक प्रोसेस के तरीके से आप डाल दें। एक रेसिपी बना दिया आपने और उस रेसिपी को जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में डाल दिया, तो दैट बिकम्स अ प्रोसेस। उस प्रोसेस में इनपुट होती है और आउटपुट होती है, यानी कि क्या क्या चीजें उस प्रोसेस में डलनी चाहिए और क्या निकल के आएगी, क्या बन के आएगी, तय होता है। इसको हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर, लिखा पढ़ी के साथ। ओके, प्रोसेस अप्रोच क्या है इसको और विस्तार रूप में समझेंगे अभी। इसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करती है। ये नहीं कि आज हम जो है एक मुकाम पे पहुंच गए हैं तो खत्म है। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। अब आपको आईफोन की बात करते हैं, एप्पल कंपनी की बात करते हैं, है ना। एप्पल कंपनी जो है आज के डेट में टेक्नोलॉजी वाइज, क्वालिटी वाइज, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन्स हो, क्या कहते हैं आईपॉड हो, इन सब सेगमेंट्स में जो है टॉप क्लास कंपनी मानी जाती है दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में। आप विदेशों में जाओगे तो बहुत ही कम जो है बाकी फोन्स देखने को मिलेगा। सैमसंग, जियोमी योमी तो कहीं बिकता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एशियन कंट्रीज में बिकता है। आप वेस्ट में चले जाओगे तो हर एक बंदे के हाथ में आईफोन ही आपको दिखाई देगा। तो इतनी उनकी जो है क्या कहते हैं मार्केट में एक पहुंच है, क्वालिटी इतना वो सस्टेन कर पा रहे हैं। बट अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि धीरे धीरे ये एप्पल कंपनी की जो मार्केट है वो गिरता जा रहा है। एप्पल कंपनी का जो मार्केट है वो गिरता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेसिकली ये है कि यहां तक जो पहुंच गए तो पहुंच गए, अब कहीं पे ये अपने आप को सीमित कर लिए हैं। उनको लगा कि हम एक मुकाम पे पहुंच गए हैं, मुकाम पे पहुंचने के बाद और आगे जो है इम्प्रूवमेंट करने की जो है सोच रखनी चाहिए। अगर ये नहीं रखते हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन गिरता जाता है। दूसरा कंपनी जो है आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विसेज में जो है आपसे बेहतर देना लगेगा, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आप लूज करना शुरू करेंगे। तो कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। आज के डेट में आईफोन की जो है गिर रही है, ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में पिछड़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उनकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी है, बट वो कस्टमर की जो डिमांड है वो अभी चेंज होता जा रहा है, हर रोज चेंज होता जा रहा है। यानी कि हर रोज कस्टमर के डिमांड के बेसिस में आपको अपने आप में जो है बदलाव लेना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव लाना पड़ेगा। वो कर नहीं पा रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। ओके, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हमने ये भी बोलिया तथ्य के आधार पर, फैक्ट्स के बेसिस में एक डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन लेने के पीछे कारण होना चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, डाटा होनी चाहिए जिसको कि आप समझते हैं और डाटा के आधार पर आप निर्णय लेते हैं। तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये भी डिस्कस कर चुके। फाइनली रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हर एक इंटरनल पार्टी का इंसान एक दूसरे से कैसे रिलेशनशिप रखता है, कंपनी अपने एक्सटर्नल पार्टीज के साथ यानी कि कंपनी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करता है, इसके आधार पर जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। तो ये 7 प्रिंसिपल के आधार पर ISO 9001 2015 भी इन्हीं 7 प्रिंसिपल के आधार पर काम करती है। ठीक, अब देखिए मैंने बोला प्रोसेस अप्रोच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो इमेज है, ये जो फ्लो डायग्राम है, ये प्रोसेस अप्रोच को बहुत बखूबी अच्छे तरीके से जो है समझाता है। तो प्रोसेस अप्रोच में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट कॉर्नर
और राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम की तरफ देखते हैं। लेफ्ट एक्सट्रीम में जो है सोर्स ऑफ इनपुट्स, यानी कि सोर्सेस ऑफ इनपुट मतलब आप इनपुट, एक प्रोसेस में इनपुट होता है और आउटपुट होता है। आपने कुछ चीजें दिया और प्रोसेस होके कुछ बन के निकला। तो इनपुट्स जो हैं क्या क्या है और इनपुट्स कहां कहां से आता है, इसकी सोर्सेस क्या है, ये यहां पे इन्होंने डिफाइन किया है। सिमिलरली ये पूरा प्रोसेस है और इससे बन के निकलने वाले आउटपुट के कौन कौन हकदार हैं, इनपुट देने वाला कौन है और आउटपुट लेने वाला कौन है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। सोर्स ऑफ इनपुट्स में कहते हैं प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर का मतलब क्या है, उस प्रोसेस से पहले, यानी कि अगर हम जूते की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जूते की फैक्ट्री में एक प्रोसेस है सोल लगाने का, जूते में जो सोल लगाते हैं वो एक प्रोसेस है। तो सोल लगाने वाले का जो हो प्रेडेसेसर कौन होता है, जो ऊपर का हिस्सा बना के देता है, यानी कि शू के जो टॉप वाला हिस्सा बना के देता है वो प्रेडेसेसर है। वो जो बन के आएगा तभी तो सोल चिपकेगा उसमें, है ना। तो प्रेडेसेसर वो है। सिमिलरली अगर मैं किचन की बात करूं, किचन की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए हमें क्या कहते हैं, समझ लीजिए क्या कहते हैं, वो मैक्रोनी बनानी है, जो ड्राइड वाली जो मैक्रोनी है, या पास्ता बनानी है, लेट्स से पास्ता बनानी है, पास्ता की जो मतलब पका हुआ पास्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ड्राइड पास्ता होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्सट्रूडर से आप पास्ता को निकालते हो। आई एम श्योर आप लोग एक्सट्रूडर का मतलब समझते हो क्या है। एक्सट्रूडर शायद आपके पायलट प्लांट में लगा हुआ है, मुझे याद नहीं है, बट एक्सट्रूडर के माध्यम से पास्ता जो है बन के निकलता है, उसके अलग अलग शेप कट के निकलती है और गर्मी की वजह से वो ड्राई हो जाता है, देन इट इज पैक्ड, तो वो पास्ता निकलता है। तो वो एक्सट्रूडर में डालने के लिए पहले क्या बनना चाहिए, उसका डाऊ बनना चाहिए, यानी कि उसकी जो आटा या मैदा जो मड़ता है वो बनता है। तो उसका काम जो करता है वो एक्सट्रूडर को फीड करता है, उसको हम एक्सट्रूडर का प्रेडेसेसर कहते हैं। यानी कि आटा मारने का या मैदा मारने का जो मशीन होता है वो एक्सट्रूडर से पहले आता है। तो प्रेडेसेसर एक्सट्रूडर का वो आटा या मैदा मारने का जो मशीन होता है वो होता है। ओके, सो प्रेडेसेसर प्रोसेस, इसका एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं। जूते का मैंने एग्जांपल दे दिया था। नाउ आई थिंक बेटर एग्जांपल जो है अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट ये इतना याद रखिए, सोर्स ऑफ इनपुट जो है, जो काम शुरू करने वाले हैं आप, उससे पहले जो काम हो चुका है उसको हम प्रेडेसेसर कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको ये वाला क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो पेपर ये जो है पढ़ा रहा हूँ, और मान लीजिए मैंने छोड़ दिया, इसके बाद मेरे बाद जो है यूनिट 3 जो है कोई और पढ़ा रहा है, तो यूनिट 3 पढ़ाने वाला जो है मेरे बाद आ रहा है, तो मैं उसका प्रेडेसेसर हूं। ठीक है ना। तो सोर्स ऑफ इनपुट जो है प्रेडेसेसर प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडेसेसर प्रोसेस वाला जो है इंटरनल कस्टमर भी हो सकता है, एक्सटर्नल कस्टमर भी हो सकता है। ठीक है, नाउ ये प्रोसेसर जो है, जो प्रेडेसेसर है, क्या इनपुट देता है। इनपुट जो है 3 तरीके के इनपुट होते हैं, किसी भी प्रोसेस में 3 तरीके के इनपुट होते हैं, ये समझना जरूरी है। सबसे पहला जो इनपुट है वो मैटर है, यानी कि मटेरियल। मटेरियल इनपुट होता है ना, अगर आपको मैगी बनाना है तो नूडल्स चाहिए। अगर आप जो है क्या कहते हैं मसाला मैगी बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं सब्जी वब्जी डाल के, तो कटे हुए सब्जी चाहिए, वो इनपुट में मैटर में आ जाता है। राइट, ये मैटर है, मटेरियल है। मटेरियल के अलावा एनर्जी है ना। इनपुट में क्या चाहिए, एग्जाम्पल अगर आपको मैगी पकाना है तो भाई गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, यानी कि एनर्जी। चूल्हा क्या है, एनर्जी है, गर्मी एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना। सो इनपुट हीट एनर्जी है। और तीसरा जो है इंफॉर्मेशन चाहिए।
जानकारी होनी चाहिए ना। अगर मैगी बनाना हो तो मैगी कैसे बनाया जाता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इनपुट जो है 3 तरीके के इनपुट होते हैं, मटेरियल, एनर्जी और इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये इनपुट्स होते हैं। अब ये इनपुट मटेरियल आ रहा है तो पीछे से आ रहा है। पीछे से कौन दे रहा है? प्रेडेसेसर दे रहा है, आपके पहले काम करने वाला वो दे रहा है। सब्जी काट के दे रहा है कोई आपको, तो सब्जी काट के देने वाला आपको इनपुट दे रहा है। क्या इनपुट दे रहा है? मटेरियल का इनपुट दे रहा है, सब्जी काट के दे रहा है। ऑलराइट, तो वो सोर्स ऑफ इनपुट है। ठीक है ना। दूसरा, अगर आपको उसको पकाना है तो आपको गैस चाहिए। गैस देने वाला यानी कि एनर्जी, एनर्जी देने वाला सप्लायर है, गैस एजेंसी है जो आपको एनर्जी दे रहा है, तो वो भी इनपुट है ना। तो ये इंफॉर्मेशन लास्ट में आती है। इंफॉर्मेशन के बगैर तो आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। तीनों मिलके जो है इनपुट बनता है। तो ये इनपुट आ गई तो आपका एक्टिविटी यानी कि काम काज शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया। गैस है यानी कि एनर्जी है, सामान है, काम करने वाला बंदा है, काम करना कैसे है वो ये जानकारी है, तो काम आपका चालू हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया काम का और एंड पॉइंट दिया। क्लियर होता है कहाँ शुरू होता है, कैसे शुरू होता है, कहाँ खत्म होना है, कैसे खत्म होना है, ये क्लियर है। अब इनपुट आ गया, कहाँ से आ गया ये समझ में आ गया। इसके बाद आउटपुट निकल के आती है। आउटपुट भी क्या होती है? यही तीन ही चीजें होती है। बन के क्या निकला? मैटर, मैगी बन के निकला। ऑलराइट, एनर्जी के रूप में निकल सकता है, हीट एनर्जी निकलती है, वो भी आउटपुट है, गर्मी पैदा होती है। इंफॉर्मेशन, उस जो मैगी बन के आई मैगी में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, क्या पड़ी हुई है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, ये सब भी इंफॉर्मेशन है, ये भी आउटपुट है। इनपुट दिया, इनपुट से कुछ आउटपुट बन के निकला। ठीक, रिसीवर्स ऑफ द आउटपुट, आउटपुट निकला, कौन रिसीवर है? कस्टमर है, वो रिसीवर है। या इंटरनल कस्टमर कह लीजिए या एक्सटर्नल कस्टमर कह लीजिए। एक्सटर्नल कस्टमर हो गया ग्राहक आपके, इंटरनल कस्टमर हो गया मैगी बना के आ गया, मैगी बना के आपने किसको दिया? अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, प्रोडक्शन वाला बना के जो है वेटर के हाथ में देता है, तो वेटर उसका इंटरनल कस्टमर है, क्योंकि वेटर जाके कस्टमर को देता है, तो ये इंटरनल कस्टमर हो। देखिए ये एंटायर जो चीजें हैं ना, इसको हम प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस अप्रोच है। हर एक काम काज को जो है इस नजरिए से देखना, इसको हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। क्योंकि इसमें ना हर चीज डिफाइंड है, तो हमें पता है कि कौन क्या चीज दे रहा है, कौन सोर्स ऑफ इनपुट क्या चीज दे रहा है, क्या इनपुट दे रहा है, क्या उसको लेके पक रहा है, क्या बन के निकल रहा है, जो बन के निकल रहा है उसको कौन ग्रहण कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस अप्रोच है, इसी को हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। जब ये चीजें क्लियर होती है तो इन पे जो है नियंत्रण करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ, पॉसिबल कंट्रोल्स एंड चेक पॉइंट्स टू मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस। जब आप प्रोसेस को सही मायने में डिफाइन कर लेते हैं, प्रोसेस अप्रोच को ले लेते हैं, तो हर स्टेज पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। यानी कि इनपुट कौन दे रहा है, इनपुट किस रूप में आ रहा है, इस पे आप नियंत्रण रख सकते हैं। इसके आधार पर जो भी एक्टिविटी बन के निकल रहा है, आउटपुट क्या निकल जाएगा, इस पे भी आप नियंत्रण रख सकते हैं। तो कंट्रोल रखने के लिए किसी भी प्रोसेस में ये प्रोसेस अप्रोच को अपनाना, किसी भी काम काज में कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना। और नियंत्रण रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है? नियंत्रण रखने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस में परफॉर्मेंस कैसे निकल आई, आउटपुट कैसे निकल के आया, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे आउटपुट निकला नहीं निकला। इसको अगर नापना चाहते हैं तो नियंत्रण होना चाहिए। सिर्फ नापने से नहीं होता। नापा, आपको पता चला कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो क्या करेंगे? पीछे जाके इसको चेंज करना पड़ेगा ना, सोर्स ऑफ इनपुट और इनपुट को बदलना पड़ेगा।
तो उसके लिए परफॉर्मेंस को मेजर करना, नापना, आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, कैसे निकल के आ रहा है, इसको जांचना जरूरी है। इन सब चीजों को करना है तो प्रोसेस अप्रोच को अपनाना है। ये प्रोसेस अप्रोच का डायग्राम, बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड डायग्राम। इसको अपनाने से हर लेवल पे जो है आप नियंत्रण रख सकते हैं और हर लेवल की जो है परफॉर्मेंस को आप नाप सकते हैं। ठीक है। नाउ प्रोसेस अप्रोच को अपनाने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसेस अप्रोच को अपनाने से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से क्या क्या फायदा होते हैं, वो यहाँ पे 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हुई है। पहली बात, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंसी इन मीटिंग रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या, जरूरतें। आउटपुट में जो जा रहा है, आउटपुट में जो यूजर है यानी कि कंज्यूमर है, कह लीजिए इंटरनल कंज्यूमर है, एक्सटर्नल कंज्यूमर है, उसकी जरूरतों को, नेक्स्ट प्रोसेस की जरूरतों को समझ भी सकेंगे और कंसिस्टेंटली उन जरूरतों को जो है पूरा भी कर पाएंगे अगर हमने प्रोसेस अप्रोच को अपनाया। देखिए एग्जाम्पल दोबारा बताऊं, मैगी को लेके चलते हैं। मैगी जो है किचन में बनता है, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वेटर जो है मैगी को लेके जाता है, राइट। वेटर की कुछ जरूरतें हैं, क्योंकि वेटर किसके संपर्क में है, वेटर जो है आपके संपर्क में भी है जो प्रोडक्शन में है, और वेटर जो है कस्टमर के संपर्क में भी है जिसको वो मैगी पेश कर रहा है ना। तो वो कस्टमर की जरूरतों को बखूबी समझता है, कस्टमर जो है मैगी को कैसा चाहता है, ऑलराइट। तो उस जरूरतों को समझना प्रोसेस अप्रोच के माध्यम से मुमकिन हो जाता है। और जब आप उस जरूरतों को समझ सकते हैं तो उन जरूरतों को आप पूरा भी कर सकेंगे। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही अहम बात होती है। प्रोसेस अप्रोच से इससे फायदा होता है सबसे पहले। दूसरा, कंसिडरेशन ऑफ प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ एडेड वैल्यू। एक प्रोसेस है, जब प्रोसेस को आपने अच्छे से मैप कर लिया, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। जब आप उसको परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, आपको ये समझ में आएगा बीच में कुछ फालतू की चीजें हैं, स्टेप्स हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। प्रोसेस को अपनाने का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कोई भी चीज, सर्विस या प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हैं उसमें एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अगर प्रोसेस में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है तो उस प्रोसेस में कुछ चीजों को काटिए, हटाइए। ठीक है, ये चीज जो है प्रोसेस अप्रोच से आपको मिल जाती है, तभी मिल पाएगी, समझ पाएगी ना कि क्या चीज बेकार है, क्या फालतू का काम है, इसको हटाइए। तो तभी बन पाएगा जब आप प्रोसेस अप्रोच को अपनाएंगे। तीसरा, अचीवमेंट ऑफ इफेक्टिव प्रोसेस परफॉर्मेंस। प्रोसेस अप्रोच बना देंगे तो हर प्रोसेस की स्टेप को जो है कैसे परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस को आप नापातोली कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को आप नापातोली करेंगे तो उस परफॉर्मेंस में अगर कमी पेशी होती है तो उसको आप बेहतर करने की प्रयास भी कर सकते हैं। वो प्रोसेस अप्रोच के माध्यम से ही मुमकिन। जो हमने पहले स्टैटिस्टिक्स डाटा वगैरह पढ़ी थी, वो स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा तो तभी निकल पाएगा जब आप प्रोसेस अप्रोच अपनाएंगे। तभी जो है वो ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं, कंट्रोल चार्ट वगैरह तभी यूज कर सकते हैं जब प्रोसेस अप्रोच आप अपनाएंगे, नहीं तो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं। उससे डाटा बन के आएगी, डाटा यानी कि तथ्य, फैक्ट्स हैं, उसके आधार पे आप डिसीजन लेते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बेहतर हो गया तो इंप्रूवमेंट हो गया, इसको लगातार करते रहेंगे तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये लॉजिक। चौथी जो एडवांटेज है, इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस बेस्ड ऑन एवेल्युएशन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यही चीज मैंने बताई थी, आप प्रोसेस की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, डाटा। और प्रोसेस अप्रोच नहीं आ पाते हैं तो डाटा तो निकल ही नहीं पाएगा। भाई कितनी देर में जो है किसी एक शेफ ने मैगी बनाया, उसकी सेंसरी क्वालिटी क्या है, तो एक स्टेप तो वही नहीं, कहीं ना कहीं होना चाहिए ना कि कितनी देर में बनाया।
कोई रोज नापा तोली कर रहा है। एक शेफ जो है 2 मिनट में मैगी बन सकता है, वाकई में 2 मिनट में बना रहा है, 5 मिनट में बना रहा है, क्योंकि कस्टमर जो है मैगी बोलता है तो उसको चाहिए 10 मिनट में मैगी चाहिए, उसको उसकी डिमांड है। अगर उसको पूरा करेंगे तभी आपकी जो है कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, क्वालिटी दे रही है। तो ये नापा तौली भी तभी कर सकते हैं जब आप प्रोसेस अप्रोच को अपनाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस अप्रोच अपनाने से ये 4 चीजें मुमकिन हो पाती है। ठीक ठीक है। नाउ ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो नजरिया है उसको उन्होंने इस एक पिक्चर में जो है दर्शाने की कोशिश करी हुई है। ओके, तो ये डायग्राम क्या जो है दिखाती है, ये तो प्लान, डू, चेक, एक्ट, यानी कि पीडीसीए यहां पे आ गया। प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये पीडीसीए यहां पे आ गया। शुरुआत यहां करते हैं। हमेशा जो है कोई भी काम काज जो है प्लानिंग से शुरू होती है। ये प्लानिंग जो है ISO 9001 2015 के 6th क्लॉज है, क्लियरली डिफाइंड क्लॉज है। ओके, जब आप प्लानिंग करते हैं तो ये प्लान वाला फेस आ गया। प्लानिंग करने के साथ साथ जो नेक्स्ट चीजें होती है सपोर्ट और ऑपरेशन। प्लान कर लिया आपने, वो प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। इंप्लीमेंट कर दिया यानी कि ऑपरेशन आपने चालू कर दी। प्लान को इंप्लीमेंट कर दिया यानी कि ऑपरेशन चालू कर दी। तो सपोर्ट और ऑपरेशन जो है 7वें और 8वें क्लॉज हैं ISO 9001 2015 का। इसी को यहां पे इन्होंने ब्रैकेट में दिखाया हुआ है। देन डू, इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, इंप्लीमेंट जब हो गया तो उसकी परफॉर्मेंस, इंप्लीमेंट हो गया तो उस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को आप जो है एवेल्युएट करेंगे। सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, नापातोली करेंगे ना। तो वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कैसे होता है उसके बारे में चर्चा जो है 9th क्लॉज में जो है ISO 9001 2015 में डिस्कस्ड है। परफॉर्मेंस कर रही है नहीं कर रही है ये जांच रहे हैं, नापातोली कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं आप। चेक करने के बाद जहां पे कमी पेशी समझ में आती है वहां पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है। तो इंप्रूवमेंट कैसे करनी है वो 10th क्लॉज में जो है ISO 9001 2015 में समझाया हुआ है। इंप्रूवमेंट करने की प्लानिंग हो जाती है, वापस यहाँ पे आ जाते हैं, फिर ये साइकिल जो है चलती रहती है। तो इन सब चीजों को करने के लिए मेन चीज क्या चाहिए? लीडरशिप चाहिए। एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जिसके आधार पर प्लानिंग हो सके। कमिटमेंट होता है ना एक लीडरशिप, नेतृत्व में जो है ये कमिटमेंट होता है कि प्लान कर लो, ये ऑपरेशन करना है। वो डिसाइड तो करता है ना, इस प्रोसेस को नापिए, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है बेटा इंप्रूवमेंट करिए। तो ये जो है कोर है। तो लीडरशिप के बारे में 5वां क्लॉज में जिक्र किया गया, डिस्कस किया। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जो नेक्स्ट जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब इस डायग्राम के लेफ्ट और राइट में देखते हैं। अगर ये पूरा प्रक्रिया जो है इंप्लीमेंट होना है तो क्या चाहिए? कस्टमर रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए। कस्टमर रिक्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होगी तो उसके आधार पर हम प्लानिंग करते हैं, प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं। इंप्लीमेंट किए हुए काम को जो है परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन करते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। तो इन पूरे काम को करने के लिए क्या चाहिए? कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ठीक है। चौथे में जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना पड़ेगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये डिफाइन करना पड़ेगा। ये यहाँ पे चौथे क्लास में डिस्कस है। नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। आपके कंपनी से जुड़े हुए जो भी पार्टी हैं
इंटरनल कस्टमर हो, एक्सटर्नल कस्टमर हो, उनकी ज़रूरतें और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना। ये सब चीज़ों के आधार पर ही जो है ये वाला साइकिल चालू होगा। ये साइकिल अगर आपने चालू कर दिया, उससे निकल के आने वाली क्या चीज़ है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट को समझ के इन दोनों के सपोर्ट से ये कामकाज को चालू कर लिया, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ढंग से बन के आएगी और नतीजा एक्चुअली आपको QMS का, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का दिखाई देगा। इस डायग्राम से ये समझ आती है। ओके, ये PDCA साइकिल तो हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, नाउ आई थिंक आज के डिस्कशन में जो है इतना ही है। बाकी ये सब चीज़ें एक बार आप रीड तो कर लीजिए तो आपको समझ में आ ही जाएगी। ओके, तो ये अगेन अभी मेन क्लॉज से हमने शुरू किया। मेन क्लॉज जो है चौथा क्लॉज से शुरू होता है। हम जो है अभी इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रोसेस अप्रोच क्या होता है उसको समझना जरूरी था, ये सब हमने यहाँ पे समझ लिया। तो आज के लेक्चर में यही खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो है वी विल डिस्कस गो स्ट्रेट इनटू क्लॉज 4, क्योंकि क्लॉज 1 2 3 जो है बेसिक्स है, स्कोप क्या है एंड ऑल दैट, उसको हम स्किप करेंगे, सीधा क्लॉज 4 पे जाएंगे। ठीक है, तब तक जिसको और पढ़ना होगा, हमने स्टैंडर्ड ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है, वो स्टैंडर्ड एक बार पढ़ लीजिएगा, सो दैट जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।